न्यूक्लियर एटम का सेकंड पार्ट। एटम में हमने पढ़ा था उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से मॉडल आए, किस मॉडल में क्या कमी रही, उसको कैसे दूर किया गया, स्पेक्ट्रम कैसा था। तो रदरफोर्ड के क्लोजेस्ट अप्रोच वाले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था, किसी भी एटम के अंदर क्या है, एक छोटा सा पॉजिटिव हैवी कोई चीज है जिसका साइज बहुत छोटा है। वो साइज कितना बताया था उन्होंने, 10 to the power -15 ऑर्डर का आपका वो होना चाहिए। वो डिस्कवरी थी रदरफोर्ड की, जो निकल के आई थी किसके बाद, क्लोजेस्ट अप्रोच एक्सपेरिमेंट के बाद। क्लोजेस्ट अप्रोच वाले जो डेरिवेटिव था उसमें जो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी थी वो कितनी थी, तकरीबन 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास वो था। चलो इस चैप्टर में आप केवल उसी छोटे से चीज के बारे में बात करेंगे जिसका नाम था न्यूक्लियस। ये क्या न्यूक्लियाई, मतलब न्यूक्लियस का प्लूरल। चलो अब न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज तो पता ही होंगी आप सबको। हिसाब एक छोटा सा चीज जो एटम के सेंटर में होता है, साइज इसका बहुत छोटा है, शेप स्फेरिकल है और चार्ज पॉजिटिव है, इतना है। अब इसकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसमें कुछ बेसिक सी बातें पढ़नी पड़ेंगी आपको आज, जैसे आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, और एटॉमिक मास नंबर क्या है, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, वो सारी बातें आज पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, अगर आप बात करते हैं एक न्यूट्रल एटम की बात करेंगे तो आप एटॉमिक नंबर को डिफाइन कर सकते हैं दो तरीके से। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर ए न्यूट्रल एटम। यदि न्यूट्रल एटम नहीं है तो बात करेंगे प्रोटॉन्स की। तो एटॉमिक नंबर की बात करेंगे आप, इसका मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा जी, चलो एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, इसका मतलब किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों का सम, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का सम। इसमें केवल काउंटिंग करनी है कि 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है मान लीजिए, 8 न्यूट्रॉन है तो 18 हो जाएंगे। अगर मैं इसको लिखता हूं, मान लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन को लिख दिया Nt से, ये हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर। इसको लिखा जाता है अलग किससे, जेड से। समझने के लिए लिख देते हैं प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है, n। तो इसका मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों का सम जो होगा वो क्या कहलाएगा आपका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास नंबर को आप लिख सकते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसका एटॉमिक मास से कोई मतलब नहीं है, ये एटॉमिक मास नंबर है। इसका इस्तेमाल हम करेंगे एटॉमिक मास निकालने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितना प्रोटॉन है न्यूट्रॉन का सम कर दिया कि सब ये उस एटम का एटॉमिक मास हो गया। नहीं, एटॉमिक मास अलग चीज है और एटॉमिक मास नंबर एक अलग चीज है। दूसरी बात, अब इसके बेस पर दो बातें आपको समझ आएंगी। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स TOPS, इसका मतलब क्या है, जिन एटम्स का पीरियोडिक टेबल में प्लेस सेम हो उसे बोलते हैं आइसोटोप्स।
या जिन जिन देखो प्लेस सेम मतलब एटॉमिक, ये क्या बोलते हैं से प्रोटॉन संख्या से, जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके आइसोटोप। जिनका प्लेस सेम होगा इसमें पीरियोडिक टेबल में वो हो जाएंगे आपके आइसोटोप। आइसोबार्स एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर से, एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक मास नंबर। आप जो लिखते हैं जैसे मान लीजिए हमने कोई एटम की बात करी जिसका एक्स नाम है, कोई हो सकता है, यहां पर तुम क्या लिखते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन, या उसका एटॉमिक नंबर कितना है वो लिखा जाता है। यहां पर क्या लिखा जाता है, उस ए का मतलब क्या है एटॉमिक मास नंबर। ये एटॉमिक मास नहीं है, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। भाई प्रोटॉन की संख्या है प्लस न्यूट्रॉन की संख्या है, क्या वो कोई पॉइंट में आ जाएगा निकल के? नहीं है, ये हमेशा क्या रहेगा, ये आपका रहेगा एक होल नंबर। इसका एटॉमिक मास से कोई मतलब नहीं है, अब ध्यान रखें। तो जिन जिन का प्रोटॉन की संख्या सेम होगी वो क्या कहलाएंगे आपके आइसोटोप्स। जैसे कुछ एग्जांपल्स 1s1 1s2 1s3, इसमें आपका एक प्रोटॉन है और इसमें कितने न्यूट्रॉन्स आपके हैं 0, तो उसमें कितना हो गया 1। ये जो है आपका वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम है। इसकी बात करें 1 इसमें प्रोटॉन है, 2 इसमें एक इसमें न्यूट्रॉन है, सम आपका 2 हो गया। 1 प्रोटॉन हो गया, 2 न्यूट्रॉन हो गए, 3 हो गए। ये कहलाएगा आपका आइसोटोप्स। और भी एटम हो सकते हैं। एक आपका था आइसोबार, जिनमें एटॉमिक मास नंबर सेम होगा, मतलब जिनका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम सेम हो वो क्या कहलाएगा आपका आइसोबार। जैसे आर्गन कैल्शियम 17Cl आर्गन कैल्शियम कार्बन और आर्गन और कैल्शियम, इनका एटॉमिक मास नंबर दोनों का सेम है। चलो 40-40। दूसरा एक आपका होता है आइसोटोन्स, क्या सेम आइसोटोन्स का, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम आइसोटोप, एटॉमिक मास नंबर सेम आइसोबार। आइसोटोन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब जिसमें A माइनस जेड, ये तो क्या हो गया दोनों का सम, इसका मतलब हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये क्या हो गया प्रोटॉन, क्या बचा जिन एटम्स के अंदर A माइनस जेड या एटॉमिक मास नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम हो, या जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, सॉरी न्यूट्रॉन सेम हो, तो क्या कहलाएगा आपका आइसोटोप। तो आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन्स, ये बात क्लियर है। अब थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। एटॉमिक मास को लिखा जाता है एटॉमिक मास यूनिट में, AMU। इसको केवल आप U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एटॉमिक मास को लिखने के लिए उसकी एक अलग यूनिट बनाई गई है, एटॉमिक मास यूनिट। वो यूनिट जो किसी एटम के मास को लिखने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको लिखा जाता है स्मॉल AMU से। इसको केवल आप U से भी लिख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। अब एक AMU कितना होता है, अब ये कहानी है। कार्बन एटम के मास का 12वां हिस्सा, उसको बोलते हैं एक AMU। अब कितना होता है देखो, कार्बन के पूरे एटम का मास कितना लेते हैं हम, 12 AMU होता है। 12 AMU जो है वो कितने एटम्स का मास है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स का मास। एवोगैड्रो का नंबर का मतलब
Na वैल्यू क्या होती है इसकी 6.02 10 की पावर 23। इसका मतलब ये है कि कार्बन के इतने एटम्स को इकट्ठा किया जाएगा तब जाकर उनका वजन होगा 12 AM। ये ना। अब इसका भी देखो एक का ये है, इतने एटम कितना मास है 12। एक एटम कितना होगा 1/2 ना। तो इतने एटम्स का मास हो गया 12। एक का कितना होगा 12/6.023 10 की पावर 23। एक का है, मुझे इसका भी करना है 12वां हिस्सा। एक एमयू बराबर कितना होता है कार्बन के एक एटम का 12th पार्ट। इतने एटम का वजन 12 है तो एक का कितना इतना। एक एमयू का मतलब इसका भी 12वां हिस्सा। इसको इससे काट दीजिए। अब जो सॉल्व हो गया आएगा वो कहलाएगा आपका 1 AM। और सॉल्व कितना आता है 1.67 into 10 to the power minus 24 grams. 1.67 67 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के मास के बराबर। कुछ ऐसे ही आप इसको एग्जैक्टली लिखा जाएगा 1.66053939 1.660539 1.660539 10 की पावर -27 किलोग्राम। चेंज कर दिया। ये प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर है परंतु एग्जैक्टली बराबर। इसको हम अप्रोक्सीमेट लिख देते हैं 1 AM। क्योंकि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है तो प्रोटॉन के मास को बोल देते हैं 1 AMU और न्यूट्रॉन के को भी बोल देते हैं 1 AM। परंतु प्रोटॉन में न्यूट्रॉन भारी कौन होता है प्रोटॉन में न्यूट्रॉन कौन सा भारी है न्यूट्रॉन भारी। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से कितने गुना भारी होता है ये बात हमने डिस्कस की थी एटम में। प्रोटॉन से न्यूट्रॉन होता है 1836 गुना भारी। याद आ गया ठीक है ना। तो चलो देखो तो एक AMU की जो बात निकल के आई है दैट इज 1 AMU या 1 यूनिट बराबर 1.66 से काम चल जाएगा। पूरा याद करना है कर सकते हैं 0539 10 की पावर -27 किलोग्राम। अब इससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन को AMU की फॉर्म में। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मास 1.6 अच्छा जी 10 की पावर। इसका यहाँ पावर 67 न्यूट्रॉन को वहाँ पर 64 आ गया। चलो अभी तय कर लेते हैं। इसका कितना है सब किलोग्राम में किलोग्राम किलोग्राम किलोग्राम। अब देखो 1.6766 अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया ये 1 AMU। ये भी कितना है जब तक आपको मास नहीं दिया गया है अपने फायदे के लिए आप इन दोनों के मास को 1 AMU ट्रीट कर सकते हो। अगर एग्जाम में दिया गया है कि मास ऑफ प्रोटॉन इतने AMU है सही है ना तो फिर आप इन दोनों को अलग अलग करोगे। अब इनका एग्जैक्टली कितना निकल के आता है वो लिख लेते हैं मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मास लिखो। प्रोटॉन का मास है आपका 1.00727 AM और न्यूट्रॉन का मास है आपका 1.00866 1.00866 AM। इसका है 0.000
55 AM। ये अब देखिए ये बराबर है क्योंकि पॉइंट के बाद 2 वक्त तक सेम चल रहा है। अगर आपको दे रखा है ये इतना यूज करना है तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज आप फिर कम डालेंगे किससे 1 AM से आप काम चल जाएगा। ये तो बात हुई आपकी छोटी छोटी सी बातें 1 AM कितना होता है। अब दूसरी बात, एनर्जी मास रिलेशन। एनर्जी और मास को रिलेट करने वाला आइंस्टीन फॉर्मूला पता होगा आपको, E बराबर mc²। यदि हमारे पास किसी भी मैटर का m ग्राम मौजूद है, हाँ हम उसको कंप्लीटली चेंज करना चाहते हैं एनर्जी में, तो उससे कितनी एनर्जी हमको मिलेगी E बराबर mc² से आप निकाल सकते हैं। ये किसी भी मैटर का मास हो गया, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ, इससे आप इस मास के इक्विवेलेंट एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी मास को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के बाद जो एनर्जी मिलेगी या उसे कंप्लीटली नष्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज E बराबर mc²। अब यदि आप एक AMU मास की बात करें तो वो कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा। मास हमारे पास है 1 AMU, हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं एनर्जी में, तो ये कितने किलोग्राम के बराबर है, लगभग 1.66 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। ये क्वेश्चन कितना होता है, तो E बराबर m 1.66 10 की पावर माइनस 27 इंटू c² 3 इंटू 10 की पावर 8। इसका भी अभी आपका आंसर आएगा जूल में, उसे कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जो गया ये पूरा सॉल्व करने के बाद जो मिलेगा आपको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको न्यूमेरिकल के दौरान क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एज्यूम 1 AMU बराबर 931 मेगा वोल्ट, तो वो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। न्यूमेरिकल्स में कभी कभी आपके को इतना मिल जाता है, तो एग्जैक्ट हम कितना है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इन दोनों में से इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को भी, लेकिन आप इसका इस्तेमाल करना जब तक ना दिया गया। ठीक, तो अब मास और एनर्जी के रिलेशन आते ही आप एनर्जी को मास की फॉर्म में, मास को एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये चलो अब साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, तो न्यूक्लियस का जो शेप है उसको एज्यूम किया गया कैसा, स्फेरिकल। अब उसका स्फीयर का रेडियस कितना होगा, ये तो हरी में होगा। चलो क्या सभी अलग अलग एटम का न्यूक्लियर साइज सेम होगा, अलग अलग होगा? भाई न्यूक्लियस का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसके अंदर प्रोटॉन्स भरे हों और न्यूट्रॉन्स भरे होंगे। अब अगर मेरे पास केवल मान लो H एटम का न्यूक्लियस है तो उसमें केवल एक प्रोटॉन होगा। हीलियम की बात करेंगे तो 2 आ जाएंगे, तो लिथियम में 3। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टेबल में वैसे वैसे साइज का बढ़ता जाएगा। तो अब देखो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम आपका है ये उस एटम के एटॉमिक मास नंबर पर डिपेंड करेगा कि उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का सम कितना है। जितना ज्यादा होगा भाई, जितना ज्यादा होंगे इसमें न्यूक्लियॉन्स उतना ज्यादा साइज होगा इसका, है ना।
ये जो है आपका एटॉमिक मास नंबर पर क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास नंबर ए। ये क्या चीज है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। यहां से आप निकालेंगे आर की वैल्यू, आर बराबर क्या, प्रोपोर्शनल टू, ये 3 भी जाएगा कांस्टेंट बन जाएगा, 4 भी बन जाएगा कांस्टेंट में बन जाएगा, और पाई बन जाएगा कांस्टेंट में। ए की पावर क्या बचेगी आपकी, ये पूरा का चला गया कांस्टेंट में आएगा। अच्छा इसको हटाएंगे आप प्रोपोर्शनल साइन को, आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3। इसका वैल्यू कितना है 1.2 फर्मी या 1.2 10 की पावर -15। तो एटॉमिक रेडियस जो न्यूक्लियस का रेडियस है उसको फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला दिया है रदरफोर्ड। आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3। इसकी वैल्यू याद रखनी है आपको 1.2 फर्मी या 1.2 माइनस, क्योंकि एक फर्मी का मतलब कितना है पावर 15 मीटर। अब दोनों में इसका आंसर लिख सकते हैं, मीटर में लिख सकते हैं और फर्मी में भी इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इसका मतलब होता है भैया मास बाय वॉल्यूम। अब किसी भी न्यूक्लियस का मास होने का मतलब क्या है, उसमें प्रेजेंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास। ठीक, यदि उसका मास नंबर मान लीजिए ए है, ए का मतलब दोनों का सम हो गया, और एक न्यूक्लियन चाहे प्रोटॉन हो चाहे वो न्यूट्रॉन हो, इनका मास कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 1 MeV होता है। अब मेरे पास एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसमें एटॉमिक मास नंबर है ए और इसका रेडियस है मान लीजिए आर, तो इसका मास क्या लिखेंगे आप, ए इंटू ये तो होगा भाई, ए का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम। एक का मास कितना होता है 1 MeV, तो कुल कितना मास हो जाएगा इसका AMU। चलो डिवाइड बाय वॉल्यूम 4/3 पाई R³ A इंटू 1 AMU। चलो इसको लिख लेते हैं, अभी फिल पुट करेंगे 4/3 पाई R³। R का मतलब ये निकाला है हमने R0 इंटू, इसे क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा ये R0³ इंटू ए से। अब इसमें क्या चीज वेरिएबल है, 1 AMU मास पता है आपको कितना होता है भाई, इसकी वैल्यू पुट करें हम तकरीबन तो 1.66 10 की पावर -27 4/3 इंटू पाई की वैल्यू इतनी हो गई, R0 की वैल्यू इतनी हो गई, ये पूरा कांस्टेंट है। इसमें जो बता रहा था कि ए सबका अलग अलग होगा, अलग अलग एटम न्यूक्लियस का, वो ए ही कट गया। तो कोई सा भी न्यूक्लियस हो, चाहे वो हाइड्रोजन का हो चाहे वो बिल्कुल लास्ट वाले का हो, सबका कैसा हुआ डेंसिटी सेम रहेगी। किसी भी एटम का डेंसिटी उसके एटॉमिक मास नंबर पर डिपेंड नहीं करता है। और ये जो वैल्यू है ये बहुत बड़ी वैल्यू करके आएगी आपकी, ये कितनी वैल्यू करके आएगी 2.3 गुणा 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो पानी की तुलना में 10 की पावर 14 गुनी लगभग समझ बात। इससे भारी शायद ही कुछ होगा। 10 की पावर 17, पूरी पृथ्वी का कितना वजन है 10 की पावर 24 के ऑर्डर का है। मास ऑफ अर्थ कितना है 10 की पावर 24।
इतनी बड़ी पूरी पृथ्वी का मास जो है वो 10 की पावर 24 है, और ये तो केवल 1 मीटर क्यूब का वजन है। समझ रहे हैं? तकरीबन अगर एक पानी की टंकी जो आती है 1000 लीटर की, उसके अंदर भरेगा न्यूक्लियस, तो उसका वजन कितना होगा? इतना होगा, 70। तो ऐसे ऐसे 25-30 टंकी भर के रख दी तो भैया तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप इसमें से 1 चम्मच भी नहीं उठा पाएंगे। भाई पीएस का जो साइज है वो कितना बड़ा जूम कर सकते हैं आप, इसको 2 तरीके से बताया गया है। ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है जो एनसीईआरटी में है कि अगर एक रूम है, ये हॉल है आपका, इतना बड़ा का एटम होता तो पेंसिल की जो टिप होती है, नोक होती है, उसके बराबर आप एज्यूम कर सकते हैं न्यूक्लियस को। अगर पूरा हॉल, एक कमरा जो है, क्लासरूम है, इतना बड़ा एटम होता तो इसके सेंटर में पेंसिल की जो नुक होती है उसके बराबर आप इसका एज्यूम कर सकते हैं न्यूक्लियस। और पूरे इस एटम का मास उस छोटे से के अंदर है। दूसरा, रिचर्ड फीमेन ने इसको डिफाइन किया है, यदि आप किसी छोटे से शेप को लें और उसे जूम करें, जूम कितना करें कि वो पृथ्वी के बराबर बड़ा हो जाए जूम होते होते। अगर एटम, उसका उल्टा ये समझे, यदि पृथ्वी के बराबर एटम होता तो शेप के बराबर उसका न्यूक्लियस होता। अब सोच सकते हैं कि कितना छोटा है न्यूक्लियस। पूरी अर्थ के बराबर अगर एटम होता तो एक ठीक ठाक एप्पल के बराबर क्या होगा उसका न्यूक्लियस। अब पूरे एटम का मास कहाँ है? सेम में। पूरी पृथ्वी का मास छोटे सेम में आ जाए। अब सोच सकते हैं कि अब बताइए उसका मास कितना बड़ा होगा। सबसे ज्यादा डेंस शायद यही होता होगा। और एग्जाम पूछता है बोर्ड में आपसे, आपको कोई भी 2 एटम देगा, पूछेगा इनका न्यूक्लियस का रेडियस बताइए आप, वो रेडियस नहीं, डेंसिटी बताइए, कितनी रेशियो कितना होगा। तो हमेशा 2 अलग अलग एटम हो, 10 एटम हो, सबके डेंसिटी का रेशियो कितना आएगा? 1:1। क्यों आएगा? क्योंकि सबका वो सेम ही होता है। ये दूसरी बात, एक छोटा टॉपिक और है आपका, मास डिफेक्ट जिसे बोलते हैं। यदि हमारे पास कोई एटम का न्यूक्लियस है, चलो इसको लिखते हैं पहले, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट इसका नहीं मतलब, यदि हमारे पास कोई एक न्यूक्लियस है, ये इसमें मान लीजिए आप कि जो प्रोटॉन्स हैं वो 6 हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, मान लो ये प्रोटॉन्स हैं और ये हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं फॉर एग्जांपल। तो इसका जो मास है इस न्यूक्लियस का कितना होना चाहिए आपका? वो आपका 6 और 5 11 है, AMU होना चाहिए, सही है ना? लेकिन जो इसका एक्चुअल मास होता है वो इसके अंदर मौजूद न्यूक्लियॉन्स के मास से हमेशा कम होता है। अगर मान लो किसी एटम के न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन्स हैं और 11 न्यूट्रॉन्स हैं, तो उसका जो मास पूरा होना चाहिए वो 23 न्यूक्लियॉन्स के मास के बराबर होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली क्या है कि उसका एक्चुअल जो मास है उसके अंदर प्रेजेंट मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स से हमेशा कम होता है। ऐसा क्यों है? कम होता है, कम। इनका मास ज्यादा है। सोडियम 11 23 होगा। 23 किस में? वो एटॉमिक मास नंबर है 23। तो
वो 23 क्या है, लिखते हो ना 11 सोडियम, ये क्या है, वो एटॉमिक मास नंबर है। वहां पर जो टेबल में लिखा होता है कि वो 23 AMU कर दिया, तो वो एटॉमिक मास नंबर में गुणा कर देते हैं किससे, AMU से, क्योंकि एक न्यूक्लियन का मास क्या मान लेते हैं 1 AMU कर दिया, 23 AMU कर दिया। ठीक, अब जो न्यूक्लियॉन्स के रूल तो ये कहता है कि इन सबका मास जितना है मिला करके वो मास इस न्यूक्लियस के मास के बराबर होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। जो इसका एग्जैक्ट मास है न्यूक्लियस का वो हमेशा कम होता है टोटल जो न्यूक्लियॉन्स के मास से। इस डिफरेंस का नाम क्या दिया जाता है, मास डिफरेंस। अब डिफरेंस क्यों आया है, इसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि जब देखो दो लाइन चार्ज पार्टिकल्स हैं, पास पास लाने पर क्या होगा, रिपल्सन होगा, लेकिन इसमें तो आपके 6 प्रोटॉन है, बड़ा होगा न्यूक्लियस, तो 12 भी 100 तक 112 एटम है तकरीबन, कितने, तो 112 जो लास्ट का और एटम है, सोचो उसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे, 118, वो रिपेल करेंगे। और न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को लेकर के अलग अलग थ्योरीज आपके सामने आएंगी, अलग अलग तरह की। तो इन सभी प्रोटॉन्स को बांध के रखने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का क्या काम है, इन न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, इसको बांध के रखना, प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स को एक साथ इकट्ठा रखना। अब वो एनर्जी का मतलब क्या है, मास, क्योंकि मास एनर्जी रिलेशन भी आ चुका है। जो चेंज आया है मास में वही मास बदला होगा एनर्जी में, और वही एनर्जी इसको बांध के रखे हुए है, उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस का मास है वो और इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स है उनका मास, दोनों जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। अगर इसके अंदर मान लो प्रोटॉन्स तो हैं आपके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए Np या P कह लो, चलो P प्रोटॉन्स हैं और N इसमें न्यूट्रॉन्स हैं। अब देखो इसका कुल कितना मास होगा, P प्लस N तक भाई मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, इतना। इसका जो एक्चुअल मास होगा वो ये कहलाता है आपका मास डिफरेंस। इसको ये भी कह सकते हो प्रोटॉन का मास, ये सारे प्रोटॉन्स का मास है, इसका मतलब A माइनस Z इसका मास और इसका एक्चुअल मास, ये डिफरेंस आपका है, इसको बोलते हैं हम डेल्टा M। अब ये जो डेल्टा M है यही बदल जाता है किसमें, एनर्जी में। तो डेल्टा M कितनी एनर्जी बदलेगा आपका, डेल्टा M C²। जो मास में चेंज आया है एक्चुअल मास में और इनकी जो न्यूक्लियॉन्स के मास का जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा M, मतलब मास डिफेक्ट। यही मास बदला है किसमें, एनर्जी में, तो E बराबर डेल्टा M C²। इसी एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसे, हाँ जी। ये पता करने के लिए पहले पता करेंगे डेल्टा M, तो उसे कन्वर्ट कर देंगे C² लगा करके। लेकिन हम एक काम करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा आपका वो खुद निकल के इसमें आएगा, वो AMU निकल के आएगा। तो इसका मास भी किसमें दिया जाएगा आपको, इन AMU। तो आंसर भी किसमें आएगा आपका, AMU में। हम जानते हैं 1 AMU बराबर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, डेल्टा M इंटू जो भी अगर निकल के आ रहा है आपका, इन AMU निकल के आया तो गुणा कर देंगे इससे गुणा कर देंगे, तो बन जाएगा वो किसमें, बाइंडिंग एनर्जी में। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अगर मान लो ये आपकी टोटल एनर्जी निकल के आई बाइंडिंग एनर्जी, इसमें जो न्यूक्लियॉन्स हैं जितने भी इसमें प्रोटॉन्स हैं न्यूट्रॉन का सम है, जो इसका मतलब एटॉमिक मास नंबर है, आप उसे डिवाइड कर दो इसके अंदर, तुम्हें क्या मिल जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी
पर न्यूक्लियन। ये तो सबके लिए निकल के आ गई। वो एनर्जी एक न्यूक्लियन के हिस्से में कितनी आ रही है, डिवाइड कर देंगे हम टोटल मास नंबर से। एटॉमिक मास नंबर का मतलब क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबका सम। बाइंडिंग एनर्जी निकल के आपकी आ रही है, उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, नंबर ऑफ न्यूक्लियन से, तो आपको मिल जाएगी एक न्यूक्लियन के हिस्से में आने वाली एनर्जी। उसे तुम क्या बोलोगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये हम करेंगे इस पे का न्यूमेरिकल, इतना पढ़ा है।